हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम आज पढ़ रहे हैं वापसी कहानी और उषा प्रेमवदा द्वारा यह लिखित कहानी है। और आज के वर्तमान समय में यह कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। इसमें गजाधर बाबू 30 वर्षों की सेवा रेलवे में करके वापस घर आते हैं और घर में उनकी कितनी अपेक्षित व्यवहार उनके साथ उनकी पत्नी बच्चे करते हैं। परिवार से लंबे समय तक दूरी होने के कारण उनके जीवन में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं और वापस वो नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये रही छोटी सी कहानी का परिचय। और कहानी में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें वर्तमान समय की आपको समझ में आएगी। किसी लेखिका ने बखूबी तरीके से पाठक के सामने रखा हुआ है वर्तमान का परिदृश्य। उसी में सबसे पहले हम देखेंगे लेखिका का परिचय उषा प्रेमवदा का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरी कहानी। यहाँ पे देखेंगे उषा प्रेमवदा, नोट कर लीजिएगा आप। और यह कहानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है और चैनल पे यूजीसी नेट में लगी 21 कहानियाँ भी अपलोड कर की जो चुकी हैं। एमपी असिस्टेंट में लगी कहानियाँ भी अपलोड की जा चुकी हैं। समय निकाल के आप पढ़िएगा। और आइए देखते हैं उषा प्रेमवदा का कृतित्व एवं व्यक्तित्व। हिंदी की बहुचर्चित कथाकार उषा प्रेमवदा का जन्म 24 दिसंबर 1938 ईस्वी को कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में, याद रखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी। वर्तमान समय की जो लेखिकाएं हैं, लेखक हैं, आप देखेंगे ना, बहुत सारे पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं। बाहरी चीज़ों को भी वो इंग्लिश, क्योंकि अक्सर वर्तमान लेखक इंग्लिश में एमए कर लेंगे, शोध कर लेंगे, इसके बाद वो समाज के दोनों चीज़ों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो बेहतर तरीके से वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी। इंडियन यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, अमेरिका में तुलनात्मक साहित्य में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन शोध किया है लेखिका ने। अध्यापन के प्रथम 3 वर्ष दिल्ली की लेडी श्री राम कॉलेज, तदुपरांत 2 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बिताने के बाद विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई विभाग में प्रोफेसर रही। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में समान रूप से दक्ष उषा प्रेमवदा ने साहित्य सृजन के लिए हिंदी तथा समीक्षा, अनुवाद व अन्य बौद्धिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का चयन किया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे, प्रकाशित इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। देखिए, 55 खंभे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतरवंशी, भया कबीर उदास, नदी उपन्यास है कि फिर बसंत आ गया, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, मेरी प्रिय कहानियां, शून्य एवं अन्य रचनाएं तथा संपूर्ण कहानी संग्रह। यहाँ पे देखेंगे इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य, लोक कथाओं तथा मध्यकालीन भक्ति काव्य पर अनेक लेख जो अंग्रेजी में समय समय पर प्रकाशित हुए। मीराबाई और सूरदास की अंग्रेजी अनुवाद साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने पुस्तक रूप में प्रकाशित किए। अनेक आधुनिक हिंदी कहानियों के अनुवाद भी किए। इंडियन स्टडीज विभाग से संलग्न रहते हुए 1900 यहाँ पे देखेंगे इंडियन स्टडीज विभाग से संलग्न रहते हुए 1977 में इन्हें फुल प्रोफेसर ऑफ इंडियन लिटरेचर का पद मिला था। 2002 में अवकाश लेकर अब पूरा समय लेखन, अध्ययन और बागवानी में बिता रही हैं लेखिका। तो आप आगे चलेंगे, देखेंगे उषा प्रेमवदा की कहानी। उषा प्रेमवदा की पूरी कहानी पढ़िएगा, क्योंकि इस समय बदलते परिदृश्य में कौन किससे क्या कह रहा है, ऐसे कथन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। वापसी कहानी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी, एक डिब्बा कैसा है? गणेशी, उन्होंने पूछा। गणेशी उनका नौकर है। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने यह विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूटा था। क्या हो रहा था? नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला।
कभी 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 कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। आगे देखिए, गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पूछी, अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा। आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे। यहाँ पे एक बार आप फिर से देखेंगे, आंगन में जो पौधे उन्होंने लगाया था वो भी जान पहचान के लग रहे थे। वो मतलब कहानी में बताया जा रहा है, आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर वकील को विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 35 साल के वो रिटायर होके जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति, नोट कर लीजिएगा, पात्र पूछे जाते हैं, कांति की शादियां कर दी थी। दो बच्चे ऊंची कक्षा में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशन पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू का स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षित भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी आप देखेंगे कि ऐसा अक्सर हुआ करता है। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उसकी सजल आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दी। अंदर से रह रहकर कहो की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया, चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसको झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने का प्रयत्न हिलता रहा। क्या कर रही थी लड़कियां? वैसे भी हंसती ही ज्यादा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटा कर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी। और प्याले में उसने उनके लिए चाय छानने लगी।
बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी ली, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली। बसंती क्या बोली? लाइए चीनी डाल दूं। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्ध का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म करम नहीं, कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौक में घुसो। फिर उन्होंने नौकर की पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबी और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरी 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचने में देर नहीं की। मतलब याद कर रहे हैं, क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिंचाव में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटका कर बोले, बाबूजी पढ़ना भी तो रहता है। गजाधर बाबू ने बड़ी प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं है। तो इस शीला को आप नोट करें, गौड़ पात्र पूछे जाते हैं। फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं, उस घर में हैं, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार में सटाकर बीच में गजाधर बाबू की एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की और आती और थोड़ी देर रुककर किसी लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर उसमें एक और अचारे के बर्तमान, दाल, चावल, कलस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों से लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े, बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियां का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां, बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती।
वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे, बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यहीं जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उनका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती तो प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ अनुभव किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी। मतलब इस चीज को पत्नी उनकी समझे कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, उसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निशंस दृष्टि से पत्नी को ओर देखते रहे, फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को? चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा की घी उड़े रख दी। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़ और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ चीर करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ, बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक सहूर नहीं आया? अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाओ, पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। गजाधर बाबू ने क्या कहा? कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती को? बसंती से शाम से मुंह लपेटी पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हुआए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, बसंती की शादी जल्द ही कर देंगी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ, लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं? फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठने की जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था
और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसा बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर दोस्तों के साथ प्रायः ही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर आता रहता था। बसंती को भी वहीं अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने अपना कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दी। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते जाते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की वो याद करने लगे अपने पुराने जीवन को। खट खट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और मालगाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की रानी साथी थी। सेठ रामजीमल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिला। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक है ही, आप बीच में न पड़ा कीजिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी वो बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बे में इतनी रमी हुई है कि अब वहीं उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बचाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यहाँ महसूस होता रहा था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। क्या है? कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई
कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा था, पर जिन टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बैठे कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिए। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ, अम्मा बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं। अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें। हर दिन में दखल क्यों हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी। फिर सयानी लड़की बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैं तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा, रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। गैर नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोर दान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो ये रही आपकी कहानी वापसी। और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और पात्रों की समीक्षा भी आप कीजिएगा। यदि आप BA के विद्यार्थी हैं तो कहानी में एक तो गजाधर बाबू ने लड़की पर थोड़ा सख्ती से बर्ताव किया, जो कि उन्हें पास में बैठा के अच्छे से समझाना चाहिए था। और पत्नी की उपेक्षा है, और एक नौकरी करने वाला अधिकारी या कर्मचारी इसीलिए वो नौकरी करता है कि मेरा परिवार सुखमय जीवन बिता सके, और वापस जब वो आता है तो अपने ही परिवार में उनके अनादर होते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी में कमियां रही। इसके बाद की चीज़ें लेखिका ने नहीं लिखी। आगे आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आगे क्या होना चाहिए था। और इसमें पुत्र का व्यवहार और बहू का व्यवहार भी थोड़ा परिवार में खटक रहा था, जिसमें अगर बड़े बूढ़े कोई नियम बनाते हैं तो हमें पालन करना चाहिए। जैसा कि यह मेरा मंतव्य है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।